स्टार्ट कर रहे हैं आज टेस्ट 4 आपका। टेस्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने वो टेस्ट नहीं देखे हैं तो एक बार देख सकते हो। मैं आपको कंबाइंड टेस्ट यानी कि टेस्ट 1, 2, 3, 4 सब सॉल्व टेस्ट आपको विद इन 2 आवर्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऐसे यानी कि सभी से 6 टेस्ट जो है आपकी वो 6 आवर्स में आपको जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो गाइज आज का जो डिस्कशन है टेस्ट 4 CMA इंटर लॉ वो स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन 1A, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। जो 4 अल्टरनेटिव दिए हैं उसमें से द मेन फीचर्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट इज कॉस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी, प्योरिटी एंड क्लियरिटी, स्पीड, एक्यूरेट एंड रिलेबल, परफेक्शन एंड अट्रैक्टिव। ये परफेक्शन एंड अट्रैक्टिव का कोई सवाल ही नहीं है। प्योरिटी एंड क्लियरिटी हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है। कॉस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी का कोई सेंस ही नहीं बनता है ई कॉन्ट्रैक्ट में। तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आंसर रहेगा आपका कौन सा, स्पीड, एक्यूरेट एंड रिलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अनपेड सेलर इज राइट अगेंस्ट द गुड्स। कौन सा जो सेलर है वो अनपेड सेलर होकर भी उसको राइट अगेंस्ट द गुड्स नहीं होते। द राइट रिटेंशन ये राइट है। द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये भी राइट है। उसके बाद द राइट ऑफ रीसेल्स ये भी है। द राइट सीकिंग क्लेम फॉर डैमेज ये राइट उसका नहीं है। तो आपका आंसर जो रहेगा सी। सर ये आपने ऑलरेडी क्लिक करके रखे थे क्या? मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू में अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वो आपको ऑलरेडी सॉल्व टेस्ट दिख रही है। सो गाइज हमारा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वेयर द इंडोस डज नॉट वांट द इंडोसी और एनी अदर होल्डर टू इनकर एनी एक्सपेंसेस ऑन हिज अकाउंट इज कॉल्ड। रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है कि ऐसा एकदम फ्री है, यहाँ पर सब वर्डिंग वगैरह भी है। सेंस फेयर इंडोर्समेंट, कंडीशनल इंडोर्समेंट, अनवांटेड इंडोर्समेंट। तो आपका आंसर रहेंगे यहाँ पर बी, सेंस फेयर इंडोर्समेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट फ्रॉम द आंसर कॉलिंग, गिव अल्टरनेटिव। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल कंटिन्यू फॉर द एक्ट डन बिफोर द डिसोल्यूशन इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन अंटिल। कब तक लायबिलिटी रहेगी? पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डिसोल्यूशन, उसके बाद पार्टनर्स आर गेटिंग द फाइनल पेमेंट, देन कंडीशनल एंडोर्समेंट, द डेट ऑफ पार्टनर। ये आंसर रहेगा आपका पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डिसोल्यूशन। सर क्यों आंसर रहेगा ये? क्योंकि जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं डिसोल्यूशन की तब तक आपको वो पार्टनर ट्रीट किया जाएगा, उस पार्टनरशिप फर्म का पार्ट ट्रीट किया जाएगा और लीगली आप उसके जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए लायबल होंगे। इसलिए आपको क्या करना है, पब्लिक नोटिस देने के बाद ही आप वहाँ से आपकी मुक्ति हो सकती है, ये बोल रहा हूँ मैं यहाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, एवरी एम्प्लॉय शॉल बी इंटाइटल्ड टू रिकवर बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इन एनी अकाउंटिंग ईयर इफ ही हैज़ वर्क फॉर नॉट लेस देन 10 days, 20 वर्किंग डेज, 30 वर्किंग डेज, 40 वर्किंग डेज। जो भी आपको बोनस मिलेगा इन अकाउंटिंग ईयर में तो वो उसके लिए आपको आपका जो वर्किंग रहना चाहिए वो नॉट लेस देन 30 रहना चाहिए। अगर आपका 30 डेज वर्किंग किया आपने उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में तो आप एलिजिबल हो सकते हो। किसके लिए? बोनस के लिए। ओके, बोनस एक्ट पता है 1965। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, Employer State Insurance Act 1948, the term of the office of members of medical council shall be 2 years, 4 years, 5 years, 10 years। कितने ईयर का टर्म्स होता है भैया? अंडर Employer State Insurance Act 1948 the term office of the members of medical benefits council shall be कितने? 2 years? No, 4 years, 5 years, 10 years। तो आपका जो टर्म रहेगा, टेन्योर रहेगा, वो रहने वाला है यहाँ पर 4 years का। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 2 जो ऑनलाइन टेस्ट 2 दिया था उसमें ये क्वेश्चन था, एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ कैन नॉट ट्रांजेक्टेड थ्रू
पोस्टल बैलेट, कौन सा ट्रांजेक्शन हम पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकते। बायबैक की बात करें, लिस्टेड कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है तो उसमें प्रोविजन है सेक्शन 68 में कि वो क्या कर सकती है, पोस्टल बैलेट इशू कर सकती है। उसके अगर अल्टरेशन ऑफ करना है रजिस्टर ऑफिस का वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उस सिचुएशन में लोकल लिमिट, तो उस सिचुएशन में भी आप पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हो। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करना है तो भी आप 149 इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करना है तो भी आप क्या कर सकते हो, पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हो, मगर ऑडिटर के केस में आप यूज नहीं कर सकते। अच्छी बात है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शॉल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड मीटिंग। कब अप्रूव करेंगी, नहीं, जनरल मीटिंग, रजिस्टर ऑफ कंपनी, सेंट्रल बोर्ड। सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है कंपनी में, किसके बिहाफ पर वर्क चलता है, जनरल मीटिंग यानी कि मेंबर ऑफ द कंपनी के बिहाफ पर वर्क चलता है। तो अल्टीमेटली वर्क कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मगर पावर जो होती है वो पावर होती है अल्टीमेटली जनरल मीटिंग की। तो उसके अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है आपको जनरल मीटिंग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट। Sweat equity share shall be lock in for a period of 4 years from the date of allotment। आपके जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स है उसको लॉक किया जाता है, कब से कब तक, 3 इयर्स तक लॉक इन पीरियड होता है उसका। लॉक इन पीरियड मतलब क्या होता है सर, बेसिकली लॉक इन पीरियड मतलब वो पीरियड होता है जहां पर आप क्या कर सकते हो, कंपनी आपको किसी भी और मेंबर को वो सिक्योरिटीज शेयर्स ट्रांसफर नहीं करने देती है, उसका मतलब होता है लॉक इन पीरियड। ओके, नेक्स्ट, आप 3 इयर्स तक लॉक इन पीरियड में उसको रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का कौन सा डिसएडवांटेज है ये बता दो। थ्रो इंक्रीज मॉरल एंड ट्रस्ट बिजनेस कैन बी इंक्रीज देयर मार्केट शेयर, बिल्कुल इंक्रीज हो सकता है। पब्लिसिटी ड्यू टू वेल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, पब्लिसिटी भी हो सकती है अगर आपका एथिक्स अच्छा है, यानी कि सोसाइटी में आप अच्छा कुछ करना चाहते हो तो। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी बाय द पब्लिक, पब्लिक से आप प्रोडक्ट भी एक्सेप्टेंस कर सकते हो। तो डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स में हो सकती है, ये एक इथिक्स का डिसएडवांटेज है। आपने ये इथिक्स स्टैंडर्ड्स फॉलो करने स्टार्ट कर दिए तो माइट भी चांसेस है डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट में हो सकती है। नेक्स्ट, select pick up the statement most appropriate to each legal representative of the contractor is। कौन हो सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्टर का, वेलफेयर मेजर हो सकता है क्या, नहीं, सर्टिफिकेट हो सकता है क्या, एक्सट्रैक्ट एनुअल रिटर्न हो सकता है क्या, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्वेक्ट एम्पर, ये तो इसका क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स का। ही विल नॉट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स, ये आपका हो सकता है कौन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द सेलर मेक्स अ false statement रिप्रेजेंटेशन एंड बायर रिलाइज ऑन इट, दिस इज, ये क्या है, वेलफेयर मेजर टेकन इन अ फैक्ट्री, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिल्कुल ही नहीं, एक्सट्रैक्ट एनुअल रिटर्न, एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी बिल्कुल नहीं है, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वेक्ट इम्पर, ये आपका आंसर रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वेक्ट इम्पेट। वेयर द सेलर मेक्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड बायर रिलीज इट, इसके लिए एक्सेप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्रेचेस इज, ये जो है क्रेचेस एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंगली आप लिख लो, जहाँ पर 30 और मोर वुमेन वर्कर वर्क करती है वहाँ पर क्रेचेस प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ उनके जो भी चाइल्ड होते हैं छोटे 6 मंथ to 2 years के लिए, उनको वहाँ पर खेलने के लिए सेपरेटली वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके लिए एक लेडी भी अपॉइंटमेंट की जाती है ताकि वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये जो है वेलफेयर मेजर टेकन इन फैक्ट्री, ये एक वेलफेयर मेजर है फैक्ट्री में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, MGT9 रिलेटेड टू MGT9, अगर बात करें MGT लिखो थोड़ा सा, MGT7 एज पर सेक्शन एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल रिटर्न होते हैं कंपनी के, वो फाइल करते हैं हम। MGT लिखो, MGT7 एज पर MGT7 फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सेक्शन कौन सा है 92।
MGT 9 किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सट्रैक्ट ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी। जो भी एक्सट्रैक्ट एनुअल रिटर्न कंपनी के होते हैं वो MGT 9 में क्या किए जाते हैं? फाइल किए जाते हैं। फ्रॉम नंबर INC इज रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे किया जाता है? फॉर्म नंबर INC 11 इज रिलेटेड टू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर एप्लीकेशन फॉर नेम किस में करते हैं? हम जो एप्लीकेशन करते हैं INC 1 में करते हैं, और अगर हमें चेंज करना है चेंज इन नेम तो INC 2 में कर सकते हैं। ये जो INC फॉर्म है इसका मैं सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। MGT का मैंने सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, उसमें आपको मिलेगा। चलो क्वेश्चन 1C हम देखने वाले हैं अभी। Gratitude's bailment continue even after the date of the either of the bailer or bailee। बात ही करते हो, गलत बात है। Gratitude bailment continue even after the date of either of the bailer or bailee। कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी पार्टी होती है तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? अ होल्डर इज नॉट हैविंग राइट टू डुप्लीकेट ऑफ लॉस्ट बिल। उसके पास कोई भी नहीं, नॉट हैविंग राइट टू डू बिफोर इट इज ओवर ड्यू। उसके पास कोई भी राइट नहीं होता है, डुप्लीकेट का भी नहीं होता है, लॉस्ट का भी नहीं होता है, बिफोर इट इज ओवर ड्यू। जब तक ओवर ड्यू नहीं होता है तब तक कोई भी राइट नहीं होता है उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, कौन सा आ रहा है? फाइन मे बी रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयड पर्सन बाय इंस्टॉलमेंट्स। फाइन कभी भी इंस्टॉलमेंट में रिकवर नहीं किया जाता है। फाइन जो भी होता है वो 1 स्ट्रोक में पे करना पड़ता है। किसको? एम्प्लॉयर, जो भी आपका है एम्प्लॉयड को, उसको। चलो नेक्स्ट, शेयर सर्टिफिकेट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ये जो शेयर सर्टिफिकेट होता है ये ड्यू इन कोर्स इशू किया जाता है फॉर शेयर, तो इस सिचुएशन में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। ये आपका टाइटल प्रेजेंट किया जाता है, इन द कोर्स ऑफ टाइटल ये इशू किया जाता है, तो ये शेयर सर्टिफिकेट जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजनेसमैन हु डू नॉट फॉलो बिजनेस एथिक्स विल हैव शॉर्ट टर्म सक्सेस बट दे विल फॉल इन द लॉन्ग रन। अगर आपका कोई बिजनेसमैन है वो शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा है, बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो शॉर्ट टर्म में सक्सेसफुल हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट 1D आता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन 4 अल्टरनेटिव दिए, उसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है हमें। अभी तक बच्चों हमने 20 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम 21st क्वेश्चन देख रहे हैं। The liability of surety arises only when principal debtor falls to pay the debt to the किसको? जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखोगे तो उसमें 3 पार्टीज होती है। एक श्योरिटी जो बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर ये करता है, गारंटी देता है कि ये पैसे पे नहीं किया तो मैं पे करूँगा, और जो क्रेडिटर को गारंटी देता है उसको क्रेडिटर कहा जाता है। तो इस सिचुएशन में डेट की लायबिलिटी जो रहेंगी वो किसकी रहेंगी? फेल्स टू पे डेट टू द क्रेडिटर। ये जो लायबिलिटी है श्योरिटी की है, क्रेडिटर को अमाउंट पे करने की। नेक्स्ट, goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making of the contract of sales is called as dash goods, real, forward, forcible, future। जो भी goods होते हैं वो goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sales is called dash good। कौन से goods होते हैं भैया? ये जो भी गुड्स होते हैं ये फ्यूचर गुड्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। क्यों सर फ्यूचर गुड्स क्यों है? अरे भाई अभी तुमने क्या किया है, गेहूं की खेती स्टार्ट कर दी और आज अपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि हम मार्च में आपको गेहूं का सप्लाई कर देंगे, तो उस सिचुएशन में आपने अभी सप्लाई किया क्या गेहूं का? नहीं, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मगर जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस सिचुएशन में आप फ्यूचर में ही उसको गुड्स सेल करोगे ना, तो ये होता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने ध्यान में रखना है, फ्यूचर गुड्स बोलते हैं, सॉरी। देन इफ देयर इज डिस्प्यूट,
as to amount of gratuity payable to the employee, the employer shall deposited the gratuity with the, किसके पास डिपॉजिट करना होता है उसको ग्रेचुटी? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉय, नॉमिनी ऑफ द एम्प्लॉय, थर्ड पार्टी। जो भी ग्रेचुटी एक्ट होता है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कंट्रोल करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहां पर दोनों को भी, यानी कि अगर एम्प्लॉय है आपका तो कहा किसके पास जाएगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, भैया मेरी ग्रेचुटी नहीं दी उस एम्प्लॉय ने, उसको बता दो। तो वो जैसे ही जाएंगे या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे कंट्रोल अथॉरिटी के पास, तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यार जो भी इसकी ग्रेचुटी हमारे पास डिपॉजिट कर दो, हम इसकी ग्रेचुटी इसको पे कर देंगे। सो ये रहेगा, ये प्रोसीजर है, ये मैकेनिज्म है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन चार्ज। चार्ज किस टाइप के होते हैं सर? चार्ज एक फ्लोटेशन होते हैं और फ्लोटिंग चार्ज होता है। दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज भी बोलते हैं उसको। चार्ज कौन से प्रॉपर्टी पर ये करते हैं? प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, तो भी आपको क्या करना पड़ता है? अगर आपने उस पर चार्ज क्रिएट किया तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन आपको विद इन 30 डेज में करना पड़ता है एज पर सेक्शन 77 कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव। क्या बात करो? इथिकल ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डैश इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आप इथिकल ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली रिलेटेड टू बात देखोगे तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, हेल्थी कंपटीशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो आंसर रहेगा वो प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। देन एक्स, a businessman has fighting a long drawn litigation with Mr. Y, another businessman, to support his legal campaign. Mr. X enlist the service of Mr. Z, a legal expert, starting that an amount of rupees 10 lakh would be paid if Mr. Z does not take up the brief of Mr. Y. Mr. Z agreed, but at the end of the litigation, Mr. X refused to pay. Decide which of the following statement is incorrect under the provision of Indian Contract Act 1872. Mr. Z can recover the amount of 10 lakh rupees promised by X. Okay. ये जो स्टेटमेंट है ना ये इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट सभी करेक्ट है। मिस्टर जेड कैन नॉट रिकवर द अमाउंट ऑफ 10 लाख प्रॉमिस बाय मिस्टर एक्स, ये भी इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ इलीगल एग्रीमेंट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देन इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी नहीं है। अगर ये इन्फोर्सेबल बाय और लॉ होता और लीगल एग्रीमेंट होती तो वॉइड कंसिडर की जाती। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो झेड़ रहेगा। मिस्टर झेड़ कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ, इनकरेक्ट आंसर है, ये रिकवर नहीं कर सकता है, आपने ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, चलो देखते हैं। Where agent is a personal liable for the contract entered into by him on behalf of the principal. कब एजेंट लायबल हो सकता है? जब वो कॉन्ट्रैक्ट इंटर करता है बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। देखो एक तो उसमें कीड़ा है, वो क्या बोलता है कि मैं खुद इसकी लायबिलिटी एक्सेप्ट करता हूं। देखो वेयर इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट दैट द एजेंट शॉल बी पर्सनल लायबल, वो कीड़ा है उसमें, मैंने बोला। और उसने दूसरी केस में क्या किया, नाम ही नहीं दे दिया प्रिंसिपल का। वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम आइडेंटिफाई ऑफ द प्रिंसिपल, नहीं डिस्क्लोज किया तो भी लायबल हो सकता है। देन वेयर एजेंट एक्ट फॉर सेल परचेस ऑफ गुड्स ऑफ प्रिंसिपल रेसिडेंट अब्रॉड फॉरेन प्रिंसिपल, यानी कि एक प्रिंसिपल रेसिडेंट अब्रॉड जो भी आपका प्रिंसिपल है, तो उस सिचुएशन में अगर फॉरेन में रहता है और वो एजेंट यहाँ पर वर्क करता है तो उस सिचुएशन में वो एजेंट खुद पर्सनली लायबल हो जाएगा उस एक्टिविटीज के लिए। तो गाइज यहाँ पर आपका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? सोशल एग्रीमेंट यूजुअली प्रिजम्पशन इज दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट सोशल रिलेशन, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं। दैट पार्टीज इंटेंड टू परफॉर्म देम, कोई बात नहीं। That party do not intend to make legal and social relationship. That party do not intend to clear legal relationship between them. तो आपका आंसर ये डी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, देखो कोई पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का अगर इलीगल है देन होल कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल, बिल्कुल नहीं, वॉइड, लीगल एंड इलीगल, इलीगल और वॉइडेबल का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है उस पर्टिकुलर पार्ट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर अल्टरनेटिव। ए एंड बी इंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप का है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अमॉन्ग देम विच इज टू बी एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड, ये क्वेश्चन टेस्ट 2 का है, मॉक टेस्ट 2 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इट इज नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज अनलॉफुल। देखो फर्स्ट इसमें आंसर पकड़ में आता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज है ना वो बाकी के ऑप्शन को देखता नहीं। देखो इट इज अ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, इट ऑफर इज अनलॉफुल, इट इज एक्सेप्शनल एग्रीमेंट, कोई सेंस ही नहीं बनता। जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Borun went into a restaurant and took a coffee of tea. In this case, there is no contract by Borun to pay for the coffees of tea. An implied contract that he will pay for cup of tea. Then express contract pay for the cup of tea. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का कोई सवाल ही नहीं होता है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान में रखना, जब भी आप कॉफ़ी शॉप में जाते हो या होटल में जाते हो, आप वहाँ पर कॉफ़ी लेते हो, वहाँ पर आपको ऑफर है अल्टीमेटली, बट कोई एक्सप्रेस नहीं किया जाता है उसको कि आपने आना चाहिए, कॉफ़ी लेना चाहिए। आप वहाँ पर खुद जाते हो, कॉफ़ी लेते हो, पीते हो और वहाँ पर पैसे देते हो। वहाँ पर बात करने की जरूरत है क्या, चल मैं तेरे साथ ना एग्रीमेंट करता हूँ, तू मुझे कॉफ़ी दे दे, मैं तेरे को 10 रुपये देता हूँ, चल लीगल ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हैं। ऐसा कोई बात होती है कि वहाँ पर नहीं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें से द लायबिलिटीज डैश ऑफ द एक्सप्लॉइट पार्टनर आर द सम एज दूज ऑफ अ डैश पार्टनर। एक्सप्लॉइट मतलब जो निकाल दिया गया पार्टनर से, निष्कर्षित किया गया पार्टनर से, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट्स ऑफ एक्सप्लॉइट पार्टनर, द लायबिलिटीज एंड राइट एक्सप्लॉइट पार्टनर आर द सेम एज दूज ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायरिंग पार्टनर्स के राइट और लायबिलिटीज होते हैं वो राइट एंड एक्सप्लॉइट पार्टनर के भी होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें माइनर ड्रॉ इंडोर्स डिलीवरी टू इंडोर्स और निगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट सच इंस्ट्रूमेंट बाइंड्स। देखो यहाँ पर ऑल पार्टीज टू इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द माइनर, ये एक ऑप्शन है। ओनली माइनर एंड नो अदर पार्टीज टू बी इंस्ट्रूमेंट, ऑल पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट माइनर, नन ऑफ द अबव। जो आपका आंसर रहेगा ये आंसर रहेगा सी। टी इंटरप्राइजेस एग्रीड टू सप्लाई 2200 kg ऑफ टी, मिस्टर गोपाल इंटरप्राइजेस। ये देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल बता दूँ, उसके बाद केस स्टडी पढ़ता हूँ। देखो मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आज मैंने गुड्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और मेरे गुड्स जो है ना सपोज जनवरी में आने वाले, तो उस सिचुएशन में आज का गुड्स का प्राइस कितना है 2200, ऐसा समझो 2200। इन फ्यूचर में कहीं गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, 2004 हो गया, जो हमारी आज की एग्रीमेंट है फ्यूचर सेल की, तो उस सिचुएशन में उससे डिमांड कर सकता हूँ क्या कि यार तू मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दे, अब तो प्राइस बढ़ गए? नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पास कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलेटिंग टू द फ्यूचर गुड्स। तो यही केस स्टडी है, ये मैं पढ़ लेता हूँ। मिस्टर टी इंटरप्राइजेस एग्री टू सप्लाई 2200 kg ऑफ टीज टू मिस्टर मैसर गोपाल इंटरप्राइजेस एट ₹1200 per kg बाय 38 April 2008। On 1st March 2018, Mr. T Enterprises informed Gopal Enterprises that they are not willing to supply the tea as the price of tea increased to ₹1400 per kg. Choose the following. What is the right of the Mr. Gopal Enterprises?
मिस्टर गोपाल के पास क्या राइट है? क्या राइट हो सकता है? बोलो। जो भी राइट है उसको टू हैव अ डिलीवरी, उसको डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट, उसको वो डिलीवरी एज पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली मिलनी चाहिए, यही एक राइट है। क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट लीगल था, ऑब्जेक्टिव लीगल था, कंसिडरेशन भी लीगल था। इस सिचुएशन में जो भी सेलर है उसने चुपचाप तरीके से उसको गुड्स डिलीवर करना है। सर सू वगैरह नहीं चलेगा, नहीं कोई टेंशन, जो भी है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अनिल ड्रॉ अ बिल एक्सचेंज पेएबल टू हिमसेल्फ ऑन सुशील, हु एक्सेप्ट द बिल विदाउट कंसिडरेशन जस्ट accommodate Anil transfer the bill to Ajay for good consideration on the basis of his identify of the following statement is are correct। कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट है? आज अनिल इज इंटाइटल्ड टू सू, ओनली सुशील नहीं कर सकता, ओनली सुशील पर, ओनली अनिल पर भी नहीं कर सकता है आज। तो ये ऑप्शन जो रहेगा दोनों के तरफ भी वो सू कर सकता है, आपने ध्यान में रखना है इन केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है आपके सामने, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दैट द प्रोसीजर्स ऑफ सेंडिंग नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। देखो ये क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना तो सभी मोड आप मुझे तो वैलिड लगते हैं। नोटिस मे बी सेंड थ्रू ईमेल, ये भी है। नोटिस मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड शॉल बी, आप एक बार पढ़ लेना। मैं तो इसको शोर शॉर्ट हूँ, आंसर जो रहेगा ये डी है। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिलोंग टू गवर्नमेंट एंड सीजनल फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही है। फैक्ट्रीज एक्सक्लूडिंग सीजनल फैक्ट्रीज, ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे। फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज बिलोंग टू गवर्नमेंट एंड सीजनल बट एक्सक्लूडिंग सिल्क फैक्ट्री। फैक्ट्री इंक्लूडिंग फैक्ट्री बिलोंग टू गवर्नमेंट बट एक्सक्लूडिंग सीजनल फैक्ट्री, ये जो रहेगा आपका आंसर डी रहेगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1940 अप्लाई टू ऑल, ये हो गया हमारा। एवरी मेंबर ऑफ कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर्स capital shall have the right to dash on every place before the company। क्या राइट है? हर एक मेंबर को क्या राइट मिलता है? लीगल राइट बोलो, बाकी सब छोड़ दो। लॉ में क्या लिखा है? वोट एंड रेजोल्यूशन, दोनों राइट है। तो मैंने ये आंसर क्लिक कर दिया, यही आंसर सही है। फॉरेन नेशनल dash become a partner in LLP but minor dash be admitted to the benefit of LLP। क्या रहेगा? कांट। फॉरेन नेशनल जो भी है पर्सन इंडियन ओरिजिन वो कैन बन सकता है, मगर आपका जो माइनर है वो कांट बिकम अ पार्टनर ऑफ द LLP। द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, यस ये अमेंडमेंट हो चुका है। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। जो ये एम्प्लॉयर है ये कितना कंट्रीब्यूशन करता है? एज पर 2019 अमेंडमेंट 3.25% ऑफ द वेजेस, एंड आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 0.25% ऑफ द वेजेस, ये आपका आंसर रहेगा। ये 11%, 4 ये पहले था 2019 के पहले ये था, मगर अब ये अमेंडमेंट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बिजनेस इथिक्स बेस ऑन वेल एक्सेप्टेड। देखो सोशल वैल्यूज ओनली, मॉरल वैल्यूज ओनली, मॉरल एंड सोशल वैल्यू पर बिजनेस इथिक्स बेस होता है। सो गाइज यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और इसका आंसर की अगर कोई मेरा आंसर गलत रहेगा तो मैं आपको कमेंट्स में कमेंट्स कर देता हूँ। सो गाइज चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 5th टेस्ट और 6th टेस्ट जल्दी आपको लॉ की मिल जाएंगी, उसके बाद आपको इनकम टैक्स के सभी टेस्ट मिल जाएंगे। बाय बाय, चलो टेक केयर।